हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग 2018 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज सीडीपी। एम सीरीज है लेवल 2 वालों के लिए। ठीक है, आई रिपीट, 2018 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था ये वो पेपर है, लेवल 2 वालों के लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सीडीपी। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द पेरीफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हैं। एक तो होता है सोपानीय विकास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। सबसे पहले शैशवावस्था आती है, क्लियर, इन्फेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं। फिर बाल्यावस्था आती है जिसे चाइल्डहुड बोला जाता है। उसके बाद किशोरावस्था आती है। ठीक है, और लास्ट में आती है आपकी वयस्कावस्था। ठीक है, शैशवावस्था इन्फेंसी एज होती है 0 से 6 साल, बाल्यावस्था 6 से 12 होती है, किशोरावस्था एडोलेसेंस होता है जो 12 से 18 साल होती है, और लास्ट होता है आपका एडोलेसेंस जो 18 से ऊपर होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत, यही इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिफेलोकॉडल और एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, सिफेलोकॉडल जो होता है उसमें क्या होता है, हेड टू टो डेवलपमेंट होगा, यानी कि सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड योर हेड टू टो। सिफेलोकॉडल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख। और अगर प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं मध्य बाह्य विकास, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है सेंटर से ये कहाँ पे जाता है, पेरीफेरी की तरफ। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी बोन अटैच होगी, फिर आपके शोल्डर्स बनेंगे, शोल्डर से आपके हैंड्स बनते हैं, और हैंड्स के बाद आपकी उंगलियां जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट मतलब सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पूरे हाथ को यूज करता है, धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों का यूज करना सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ। दो टाइप का डेवलपमेंट होता है, सिफेलोकॉडल शीर्षाभिमुख सिर से पैर की तरफ, एक होता है सेंट्रो प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, यानी कि बच्चा जो होता है उसका जो समाजीकरण होता है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि बच्चे के समाजीकरण की सबसे पहली संस्था कौन सी होती है, दैट इज परिवार। फैमिली जो है वो सबसे पहली संस्था होती है बच्चे के समाजीकरण की, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप के संग रहता है, वहीं पे सारी चीज़ों को सीखता है कि समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे उठा बैठा जाता है, क्या चीज़ जो है वो वहाँ पे की जाती है। क्लियर। लेकिन जो स्कूल होता है ना वो बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे को आपको हमेशा सेंटर में रखना होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, क्योंकि स्कूल टीचर को आप कभी भी सेंटर में नहीं रख सकते। स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, नहीं, स्कूल में जो एक्टिविटी होती हैं वो सिर्फ इसलिए करवाई जाती हैं कि बच्चा अपने आप को एक्टिवेट रख सके। स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल का जो रूटीन होता है वो बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए होता है, ना कि वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो प्रमुख स्थान होता है वो स्कूली बच्चों का होता है, जो स्कूल चिल्ड्रन है दे ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द स्कूल। और स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, बच्चे के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, स्कूल हो गया, फैमिली मेम्बर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब किस में आते हैं, बच्चे के समाजीकरण की सेकेंडरी एजेंसी में। नेक्स्ट इज जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी फेटर्निटी ज्वाइन की, या एक्टर फेटर्निटी है, पॉलिटिशियन फेटर्निटी है, टीचर फेटर्निटी है, फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रुप हम ज्वाइन करते हैं एक जैसी ही ड्रेस जो है उसको हम पहनने लग जाते हैं। जैसे जो लोग बीएड कर रहे होते हैं वो एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, जो टीचर्स होते हैं उनका ड्रेस कोड सेम होता है। तो वो क्या चीज़ डिनोट करता है, ग्रुप आइडेंटिटी, ओबीडियंस, कंप्लाइंस और कंफर्मिटी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज समूह की अनुरूपता का। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
ठीक है। जो समूह है मतलब जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, यहाँ पे क्या है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं, मतलब किसी भी फैटर्निटी से आप जुड़े, ठीक है, तो फिर आप उस ग्रुप के दूसरे लोगों की तरह ही क्या करते हैं, चीज़ों को यूनिफॉर्म तरीके से करने लग जाते हैं। क्लियर। ग्रुप आइडेंटिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसकी पहचान, जैसे टीचर्स का कोई एक ग्रुप है, दैट वुड बी आइडेंटिफाइड एज टीचर्स ग्रुप। ओबीडियंस क्या होता है, जहाँ पे हम अपने प्रिंसिपल का कहना मानते हैं, स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर का कहना मानता है। समूह निर्देश अनुपालन मतलब जो भी डायरेक्शन दिया जाता है या जो भी आप बच्चे को कोई भी गाइडेंस देते हैं, बच्चा क्या करता है, उसका अनुपालन करता है। या फिर प्रिंसिपल जो है जो भी टीचर्स को गाइडेंस देता है या जो भी टीचर्स को मतलब बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर एक ग्रुप से जुड़े लोगों की तरह, जितने भी और ग्रुप के लोग हैं उनकी तरह ही एक ड्रेस पहनना स्टार्ट किया, तो हम किस चीज़ को डिनोट करते हैं, दैट इज कन्फर्मिटी ग्रुप। ओके। द नेक्स्ट इज किसी भी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ना, दिस इज द मेन फीचर ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। अब यहीं पे एक चीज़ देखिए, जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। इस एज ग्रुप की जो एज है दैट इज 0 से 2, ये होता है 2 से 7, ये है 7 से 11 और ये होता है 11 से 15। क्लियर। 0 से 2 साल जो है उसमें एक तो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण सीखता है, दूसरा जितनी भी मोटर स्किल्स होती है ना उन पे वो अपनी कमांड करना सीख जाता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है, ऑब्जेक्ट का परमानेंस, दूसरा जो मोटर स्किल्स होती हैं, चाहे ग्रॉस मोटर स्किल्स हो चाहे फाइन मोटर स्किल्स हो। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब स्थूलगामक कौशल, और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं दे आर सूक्ष्मगामक कौशल। क्लियर। अब जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, संवेदीगामक, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। क्लियर है। अब यहाँ पे अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चे के अंदर क्या क्या होता है, एक तो इरिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चे को ये ज्ञान तो होता है कि गुब्बारे को फुला देते हैं हम, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसकी एयर वापस निकाल दी तो उसको ये नहीं पता है कि उसको वापस से रिफिल किया जा सकता है। जैसे रबड़ है, उसको आपने खींचा तो वो खींच के लंबी हो जाती है, बच्चे को बस इतना ही ज्ञान होता है इस एज में। लेकिन कॉन्क्रीट में क्या होता है, बच्चे को ये समझ होती है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, नार्सिज्म होता है, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, एनिमिज्म होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब बच्चे को इसलिए सिर्फ अपनी ही ओपिनियन जो है वो मैटर करती है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा सिंबॉलिक गेम खेलने लगता है, मतलब सिंबल, तलवार जो है उसको कुछ और इमेजिन करेंगे, कोई पत्थर है उसको सिंहासन बना देंगे, तो इस तरीके के गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। अगर मूर्त परिचालन देखें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें बच्चा जो मूर्त अवधारणाएं होती हैं ना, जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं लेकिन मूर्त रूप में होनी चाहिए, उनको वो सॉल्व करने लग जाता है। बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन जो है उसका गुण इसमें आ जाता है। कंजर्वेशन मतलब आप कोई भी बीकर यूज़ कीजिए, कोई भी कंटेनर यूज़ कीजिए, लेकिन सारे कंटेनर जो हैं उनमें वॉल्यूम जो होता है किसी भी चीज़ का सेम रहता है, चाहे चौड़ा कंटेनर यूज़ कीजिए चाहे लंबा कीजिए। ठीक है। औपचारिक परिचालन जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें बच्चा जो है वो डिडक्टिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वो किसके संदर्भ में बनाई जाती है। जब हम समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, कितने भी अमीर घर से हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, लेकिन सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। इसी के अंदर एक प्रोग्राम रन हुआ था जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो होता है ना उसको हम क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं। मतलब बेसिकली जो भी बच्चे हैं उनको सेंटर में रखकर इंडिविजुअल तरीके से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट।
ई लर्निंग क्या होती है? ई लर्निंग आजकल जो ऑनलाइन बच्चों को टीचिंग कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड योर ई लर्निंग। ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है? जहाँ पे बच्चा स्कूल में नहीं आता है बल्कि घर से ही तैयारी करके एग्जाम्स देता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, बच्चा किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेके ही उस चीज में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इज, किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? मतलब कौन सा एज ग्रुप है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, शब्द जो होते हैं उनको मिलाएंगे और फिर छोटे छोटे वाक्य जो है उनको बनाना शुरू कर देते हैं? तो वो होता है 18 से 24 महीने का एज ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे से शब्द होते हैं, इनका शब्द भंडार ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन जितने भी शब्द भंडार हैं उनके छोटे छोटे से वर्ड्स को आपस में मर्ज करके एक टूटा फूटा सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज, आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गेल्टन, बिने, स्टर्न और टर्मन, ठीक है। जो आईक्यू है इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन रियल एज, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये दिया था स्टर्न ने। अगर आपसे पूछे कि आईक्यू जो है इसका फॉर्मूला किसने दिया था, अगर सिर्फ इतना फॉर्मूला पूछा जाए तो वो दिया था स्टर्न ने। और अगर टर्मन का पूछा जाए तो इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ये किसने दिया था? टर्मन ने, ठीक है। पर यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि जो आईक्यू है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दैट इज स्टर्न। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। जो साइमन बिने हैं उन्होंने क्या किया था? बुद्धि परीक्षण किया था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो सृजनात्मकता है उसकी अवधारणा से संबंधित किसको माना जाता है? मतलब जो क्रिएटिविटी है उसको किसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड माना जाता है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, इसमें क्या आते हैं आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज्ड एंडेड मतलब जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं। मतलब आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो वन वर्ड आंसर होते हैं, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, इंडिया की जीडीपी क्या है। ये सब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो बुद्धि जो होती है ना, इंटेलिजेंस, दैट इज योर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एक जगह पे आके इकट्ठे होना, ठीक है। जो इंटेलिजेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। क्रिएटिविटी किस में जाती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके हर पहलू को ध्यान में रख के अलग अलग तरीके से चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिविटी मतलब किसी भी एक चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपको कोई सब्जियां दे दी गई, आपने उनसे पेंटिंग बना दी, आपने उनसे कुछ और बना दिया, कुछ अलग तरीके की डिश बना दी, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। मतलब डाइवर्जेंट तरीके से चीज़ों को लेके सोचना। नेक्स्ट इज, किसी भी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियम के अंतर्गत बताया जाता है। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन दिस रूल। बेसिकली आपसे पूछा है कि जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसमें जो ध्वनि संयोजन है, यानी कि जो साउंड कॉम्बिनेशंस हैं, वो किस रूल के अंदर आते हैं, मतलब किस चीज़ के अंदर आते हैं? फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक और इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजी मतलब जहाँ पे साउंड्स जो होती है उस पर ज़्यादा फोकस्ड किया जाता है, जैसे ये सब क्या है? साउंड्स हैं। तो ये एक्सेप्टेबल जो साउंड कॉम्बिनेशंस होता है, जैसे कोई प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो ये सब क्या होती है? फोनोलॉजी के अंदर आती है। ग्रामेटिकल जिसमें ग्रामर आती है, जो भी हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या है आपके ग्रामेटिकल में आता है। सिंटैक्टिक मतलब जिसमें सेंटेंस जो होते हैं ना उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप जो भी सोचते हो या फिर आपके जो भी थॉट पैटर्न्स होते हैं वो लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी आपने सोचा है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपकी लैंग्वेज से। ठीक है, मतलब आपने अपने दिमाग में कोई भी थॉट प्रोसेस स्टार्ट की, ठीक है, अब जब आप उसको बोलने लगोगे ना, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपने जो भी अपने दिमाग में सोचा उसको कहीं ना कहीं क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर देगी। ये क्या होता है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। ठीक है, कल्चरल टेंडेंसी, जहाँ पे कल्चर जो है वो आपके थॉट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक तरीके से, मतलब जब भी आप चीज़ों को खुद से करके देखते हो या खुद से करके सोचते हो, दैट इज संज्ञानात्मक बायस। सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, जिस समाज में हम रहते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर बोली होती है जो वहाँ बोली जाती हैं, उस लैंग्वेज को लेके जब आपका कोई भी थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो यहाँ क्या होगा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। अपने अनुभव और लक्षण के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह किस चीज का उपयोग कर रहा है? रवि है कोई, वो क्या करता है, जो जितने भी अप्लायंसेज हैं उनको क्या करता है, उपकरणों को रिपेयर करता है। ठीक है, बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द मेल फंक्शन। किस बेसिस पर, कि उसके पास जो भी अपने अनुभव हैं, ठीक है, और उसके पास जो भी नॉलेज या जो भी लक्षण है, उनके बेसिस पे वो खराबी के कारण को अपने दिमाग में रख के उनका मरम्मत कर रहा है। तो वो किस चीज का उपयोग कर रहा है, इनसाइट का, एल्गोरिदम का, मेंटल सेट और ह्यूरिस्टिक। जो ह्यूरिस्टिक होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, इसमें चीज़ों को हमेशा खोजा जाता है, और खोज के हम क्या करते हैं, मतलब चीज़ों को तोड़ फोड़ के वापस से जोड़ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड में। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप अनुमान लगाते हो, और यहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस। मतलब ये क्या कर रहा है, उपकरणों में जो खराबी है उसके कारण की जो परिकल्पना है, मतलब उसके कारण, उसका जो भी कारण रहा हो कि इंस्ट्रूमेंट क्यों खराब हुआ है, उसकी उसने अपने दिमाग में क्या किया है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है, उसको टेस्ट करने के लिए रवि क्या कर रहा है, उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज आपके घर में कोई फ्रिज खराब हो गया, या फिर कुकर खराब हो गया, या कूलर खराब हो गया, कुछ भी खराब हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी आपको लक्षण दिख रहे हैं, उसके आधार पे आपने क्या किया, अपने दिमाग में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई। अब उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उन उपकरणों की मरम्मत करते हो। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें चीजों को खोजा जाता है। क्लियर? अंतर्दृष्टि, जो इनसाइट मेथड है, वो कोलर वगैरह ने यूज किया था। इसमें आप क्या करते हो, दिमाग जो है उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, वह उपयोग करती है। हम कई बार पढ़ाई करते हैं या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देते हैं, कि पहले एक यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थर्ड यूनिट करेंगे, तो उसमें क्या होता है, ईजी हो जाता है वो काम। तो वो किस चीज़ को यूज़ कर रही है, काम करने की विधि, द्वितीयक विस्तारण विधि, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि और फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज सब गोल एनालिसिस। ठीक है, गोल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें मान लीजिए आपको सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक गोल है, ये आपका एक एम है, तो वो क्या हुआ, आपका गोल एनालिसिस। लेकिन अब आप क्या करोगे, जब आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, साइंस भी आती है, मैथ भी आती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन सारे जो गोल हैं उनको सब गोल्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या चीज होती है, दैट इज सब गोल एनालिसिस, कि आप अपने गोल के बाद जो सब गोल डिसाइड करते हो उस चीज को एनालाइज करना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि, द्वितीयक विस्तारण विधि एंड काम करने की विधि। मतलब कम करने की विधि होती है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हो, काम का जो लेवल है उसको क्या करते हैं, हम रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है
जो मेल और फीमेल हैं उनके जो भी रूल्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी डिसाइड करती है। तो यह कथन क्या बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज ए हेरिडिटरी एंडोमेंट, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जब सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है भूमिकाओं का निर्धारण, ठीक है, जब सोसाइटी डिसाइड करेगी तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी कि जो जेंडर है वो क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कब होता है? जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मेल और फीमेल, इसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। लेकिन जब आप भूमिकाओं को निर्धारित करते हो तो वो कब होता है? सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज डिसाइड करता है। क्लियर है? हेरिडिटी एनवायरमेंट क्या होता है? जो जीन्स जो हैं जब प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पेरेंट से बच्चे के अंदर जब जीन्स ट्रांसफर होते हैं, दैट इज हेरिडिटी एंडोमेंट। ठीक है? इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित, मतलब खुद में ही कोई चीज जब होती है, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं, यानी कि ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ evaluation procedure of answer sheet of the examination, symbolizing position of children in the class, depicting the academic progress in the report card, scoring procedure of assessment of learners achievement। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ग्रेडिंग होती है, कोडिंग होती है, अंकन है और क्रेडिट संचय प्रणाली जो है वो किसके उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्रों में अकेडमिक प्रगति को दर्शाना, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जब हम ग्रेड देते हैं, आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, अब आपने पूरे साल जो भी पढ़ा, बच्चे का जो भी अचीवमेंट है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, या फिर उसका हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट करते वक्त हम क्या करते हैं? बच्चे को ग्रेड सिस्टम देते हैं, बच्चे को मार्क्स देते हैं, बच्चे का जो भी उसने पूरे साल सीखा है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट देते हैं। तो ये सब किस में आता है? स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। ठीक है, अधिगमकर्ता की जो भी उपलब्धि है उसके आकलन की गणन विधि। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, आलेख पत्र जो है उसमें एकेडमिक प्रोग्रेस को दर्शाने के लिए नहीं, इसमें असेसमेंट जब होता है तब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, तो उसके लिए तो आप बच्चे को वर्बली भी ये चीज़ बता सकते हैं। इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, नहीं, इसमें क्या होगा? जब बच्चे ने पूरे साल जो भी पढ़ा है, ठीक है, ग्रेडिंग कब दी जाती है? जब समेटिव असेसमेंट हो जाता है, और समेटिव असेसमेंट के सब बाद बच्चे को हम क्या करते हैं? एक स्कोर कार्ड देते हैं। स्कोर कार्ड जो है उसमें ये प्रोसीजर है कि बच्चे को ग्रेड दी जाएगी, उसकी मार्किंग की जाएगी, उसको कोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हैज द टीचर्स टू। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी कि जो अधिगम करता है उसकी जो उपलब्धि का आकलन है वो टीचर की किस में मदद करता है? मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षण अधिगम विधि जो होती है उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, जो भी अधिगम करता है उनका जब हम आकलन करते हैं, उनकी उपलब्धि का जब हम आकलन करते हैं तो उससे टीचर को किस में हेल्प होती है? प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, तो उसके लिए तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी होता है, पोर्टफोलियो भी होता है जिसमें आप बच्चे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो लिख सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। कक्षा में अधिगमकर्ता की क्षमता का समूह बनाने में बच्चे को कभी भी ग्रुपिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप बच्चे की ग्रुपिंग करते हो तो उस केस में बच्चे के अंदर क्या होता है? हीन भावना होती है, बच्चा डिमोरलाइज होता है और वो और ज़्यादा पीछे पढ़ाई में होता जाएगा। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में नहीं, अगर आपको एक्टिविटी लॉग बनाना है टीचिंग के लिए तो आप हर बच्चे के हिसाब से या बच्चों की जो भी मेंटल एबिलिटी है उसको ध्यान में रख के अलग से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? अधिगमकर्ता का हम आकलन कर रहे हैं, उसने जो भी अचीव किया है, तो वो किस में हेल्प करता है टीचर को? जो शिक्षण अधिगम विधि हमने यूज़ की है, ठीक है, जिस भी पेडागोजिकल मेथड से आप बच्चे को पढ़ा रहे थे उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है उसका मूल्यांकन
करने में, ठीक है। मतलब जिस मेथड से अभी तक टीचर आपको पढ़ा रहे थे उसमें टीचर को एक फीडबैक मिलता है कि हमें कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज समता एंड समान अवसर। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है अगर आप उसकी टैगलाइन देखेंगे तो उसमें लिखा भी है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज ऑन इक्विटी एंड इक्वल बेसिस, ठीक है। हर बच्चे को एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करना इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है। चाहे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, चाहे आप मॉडरेट हो, चाहे आप पढ़ाई में बिल्कुल ही कमज़ोर हो, चाहे आप बहुत अच्छे घर से आते हो, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इन सबको नज़रअंदाज करके बच्चे को क्या करते हैं इक्वल तरीके से और सेम क्या करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। सो द ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वो 2016 के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, हर बच्चा जो होता है वो अपनी एक इंडिविजुअल स्पेसिफिसिटी के साथ आता है, ठीक है। तो हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे विद्यालय होने चाहिए जहां टीचर व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हर बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे पढ़ाना चाहिए? जहाँ पे टीचर्स के अंदर टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन दियर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, बच्चे की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। हर बच्चे को क्या किया, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। कैसे? मान लीजिए ये ए क्लास है, इसमें सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये बी क्लास है, इसमें मॉडरेट बच्चे हैं, ये सी क्लास है जिसमें बहुत ही बिलो द एवरेज बच्चे हैं। तो उसमें क्या हुआ, आपने बच्चे को क्लासीफाई किया, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना है। ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडालॉजी, बिल्कुल सही है कि टीचर इतने ट्रेंड होने चाहिए कि वो डिफरेंट पेडागोजी जो है उसको यूज़ कर सकें, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से आप समझा सको। टू मीट दियर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, उनकी जो भी डिफरेंट तरीके की लर्निंग नीड है, मान लीजिए ये कोई बच्चा है इसको अलग तरीके से समझ में आ रहा है, ये कोई बच्चा है इसको रिटर्न में समझ में आता है, किसी को ब्लैक बोर्ड से समझाना है, किसी को इंडिविजुअली समझाना है, तो ये सब क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे टीचर इतने ट्रेंड होने चाहिए कि इंडिविजुअली जो है वो बच्चों की नीड को ध्यान में रख के उन्हें पढ़ा सकें। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर इस चीज़ में ट्रेन नहीं होना चाहिए कि बच्चे को जो है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ पढ़ाए, ठीक है। सारे बच्चों को एक संग ध्यान में लेके पढ़ाना है। ट्रेन टू मेक देम होमोजीनस लर्नर्स, बच्चे को समरूप अधिगम करता, होमोजीनस नहीं बनाना है, क्योंकि कोई भी बच्चा एक दूसरे से एक जैसा समरूप नहीं हो सकता। इस बच्चे का दिमाग अलग होगा, इस बच्चे का दिमाग अलग होगा। क्लियर? तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, RTE एक्ट 2009, ठीक है। इट इंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन। जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लिए जो फ्री एजुकेशन दी जाती है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 14 साल, 3 से 18, 6 से 18 और 6 से 22। ये याद रखिएगा, दिव्यांग जनों के लिए तो है 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, और अगर नॉर्मल बच्चों के लिए पूछा जाए तो दैट इज 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। जो RTE एक्ट 2009 है उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, और 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कहाँ पे है, दिव्यांग बच्चों में। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम समरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एसेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। बहुत सारे वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं,
डिफरेंट डिफरेंट अधिगम करता है, ठीक है, विविध अधिगम करता है, डाइवर्स मतलब अलग अलग टाइप के अधिगम करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुगम्य स्वरूप में मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हैं उनको प्रोवाइड करना है एसेसिबल फॉर्मेट में। तो वो किस चीज़ पे होगा, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन, एथिकल कंसिडरेट, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार के अंतर्गत, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एथिकल कंसिडरेट, ठीक है। सार्वभौमिक जो समावेशी शिक्षा है उसके नैतिक विचार के अंदर ये आएगा। शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता के अंदर आएगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण, या फिर यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो ये किसके अंदर आएगा, इट कम्स अंडर यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। अधिगम की जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है, अधिगम की जो सार्वभौमिक संरचना है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग जो अधिगम करता है, डाइवर्स जो अधिगम करता है, उनको ध्यान में रखकर सुगम्य स्वरूप से बच्चों को क्या करनी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना है। मतलब बच्चे को इस तरीके से समझाना है, पढ़ाना है कि उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग, समीक्षा करना, रिव्यू करना, संशोधन करना, रिवाइज करना। इसमें क्या अंतर्निहित है, सेंट्रेशन, संज्ञान बोध, संज्ञान, एकोमोडेशन, ठीक है। समायोजन क्या होता है, ये जीन पियाजे ने एक टर्म यूज की थी, ठीक है। जीन पियाजे ने दो टर्म्स बताई थी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसको बिना चेंज किए उसमें नए स्कीमा को ऐड करना, जबकि एकोमोडेशन में क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में हम नए स्कीमा को ऐड करते हैं, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को हम थोड़ा सा छेड़ते हैं, ठीक है। केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसका एक गुण होता है। कैसे, केंद्रीकरण में बच्चा जो होता है ना वो सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम के एक ही पहलू को देखता है, ठीक है, वो मल्टीपल पहलू पे ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट इज संज्ञान बोध एंड संज्ञान। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन में क्या होता है कि आप खुद के बारे में ही इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, खुद को ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप खुद को ही जागरूक बनाते हैं, मतलब खुद को ही अवेयर करते हैं, खुद के ऊपर ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खुद की चीज़ों को प्लान करते हैं, उनको रिव्यू करेंगे, उनको चेंज करेंगे, फिर वापस रिव्यू करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। ये सब किस में आता है, मेटा कॉग्निशन में। नेक्स्ट इज जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, जब बच्चा चीज़ों को इंटरप्रेट करे, अपने वर्ड्स में उनको फ्रेम करने की कोशिश करे या अपने तरीके से उनको फ्रेम करे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग। मूर्त सोच क्या होती है, जब बच्चे को कोई भी चीज सामने दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने सूचना प्राप्त की है। जब बच्चा प्राप्त की गई सूचना की जो व्याख्या है, आपने बच्चे को कोई भी चीज दी कि इस चीज को अपने वर्ड्स में डिफाइन करो, कोई स्टोरी टेलिंग है, कोई ऐसे राइटिंग है, ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, मूर्त रूप से उसको सामने देख रहा है, फिर बच्चा उसको क्या करेगा, अपने वर्ड्स में फ्रेमिंग करता है। तो ये क्या होता है आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग। अमूर्त सोच क्या होती है, इसमें डिडक्टिव थिंकिंग होती है। इसमें बच्चे को सामने कुछ भी नहीं दिखता है, बच्चा क्या करता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को क्रिएट करके अपने दिमाग में उन चीज़ों को सॉल्व करता है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जिसमें आप डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रतिक्रियावादी सोच, मतलब जैसे ही आपको कोई भी चीज़ दी जाती है तो आप क्या करते हो, अपने दिमाग में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके वापस से उसका कुछ जो दूसरा पहलू होता है उसको सोचने की कोशिश करते हो। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है, ठीक है। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। जितने भी लर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक व्यक्तिगत क्षमता होती है, उनका क्या होता है, एक खुद का इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, उसके बेसिस पर उनको जो भी कठिनाई आती है,
ठीक है, पढ़ने में उनके अलग अलग लेवल को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आप उनको पढ़ाते हो वो क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, प्रिसीजन टीचिंग और एररलेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्यों? जो लर्नर्स हैं उनका एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है। अपनी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे होते हैं, ठीक है, सबकी कैपेसिटी अलग होगी। कोई बहुत जल्दी ग्रेस्प करेगा, कोई थोड़ा टाइम लेके सीखेगा, कोई और ज़्यादा टाइम लेके सीखेगा। उस बेसिस पे हम उनके जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है, ठीक है, बीइंग अ टीचर हमको पता चल जाता है इस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके जो कठिनाइयों का लेवल है उसको ध्यान में रख के जब हम उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचिंग मटेरियल्स को यूज़ करके पढ़ाते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। ठीक है, मेंटेनेंस जो होती है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग, जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, विच इज एंटीसीडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, इंडिपेंडेंट एंड सामान्यीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जनरलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मोटिवेशन क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वो क्या होता है? मोटिवेशन। ठीक है, अब्राहम मैस्लो जो हैं उन्होंने इस पे काम किया था। अधिग्रहण क्या होता है? एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब अभिप्रेरणा पे काम किया था मैकडूगल ने। जो मैकडूगल हैं उन्होंने अभिप्रेरणा पे काम किया था। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अधिग्रहित करना। आप अपने सामने कोई भी चीज़ होते हुए देख रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं। आत्मनिर्भरता मतलब इंडिपेंडेंट, जब आप किसी भी चीज़ को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प, किसी और की हेल्प लिए बिना। जनरलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर देना, मतलब हर किसी के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई कर देना। तो जो प्रतिपालन है वो क्या है? अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का क्या है? पूर्ववर्ती है। मतलब पहले क्या आएगा? मेंटेनेंस, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सामान्यीकरण या फिर कि जनरलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। ठीक है, जो जजोंग हैं वो बिलीव करते हैं कि जो कॉग्निशन होता है और जो इमोशंस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं और इंटीग्रेटेड हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दे आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? इमोशंस जो होते हैं वो अलग चीज़ होती है। भाव क्या होते हैं आपके? जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध, ठीक है, प्रेम, लव, ये सब क्या होते हैं? आपके इमोशंस होते हैं। 12 या 13 इमोशंस कुछ होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। जबकि जो संज्ञान होता है, आपकी जो समझ होती है, आपका जो कॉग्निशन होता है, चीज़ों को लेके आप अपने दिमाग में जो परसेप्शन बनाते हैं, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञान। तो जजोंग मानते हैं कि संज्ञान और भाव जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। नेक्स्ट इज पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए टीचर बच्चों के प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? पहले से बच्चों को क्या आता है? चीज़ें आती हैं, लेकिन जो उन्होंने सीख रखा है उस कार्य में सुधार लाने के लिए टीचर क्या कर रहा है? डेमो देके, ठीक है, टीचर डेमो देके बच्चों को सिखा रहा है, परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो उस केस में टीचर जो है वो कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं? अनुकरण, ऑब्जर्वेशन, करेक्शन एंड मॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग मतलब जिसमें आप कोई भी प्रतिरूप क्लास में या तो लेके आते हो, ठीक है, या फिर बच्चे को किसी भी चीज़ का डेमो देके आप उस चीज़ को समझाते हो। तो उसमें क्या होता है? बच्चा सामने विजुअलाइज करता है चीज़ों को, ठीक है, और वो क्या होता है? लाइफ लॉन्ग लेसन होता है। इमिटेशन मतलब टीचर ने कोई भी चीज़ बोली, मान लीजिए उन्होंने 10 तक गिनती बोली, बच्चा क्या कर रहा है? वापस उसके बाद उनको रिपीट कर रहा है। टीचर ने बोला आ तो बच्चा भी बोल रहा है आ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ का अवलोकन करना, जो भी आप डायरेक्ट सामने होते हुए देख रहे हो उस चीज़ को जब आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो दैट इज ऑब्जर्वेशन। करेक्शन मतलब कोई चीज़ अगर पहले से आपको आती है लेकिन आप उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हो दैट इज करेक्शन। नेक्स्ट इज मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका यह व्यवहार प्रस्तुत करता है। जो मैन है और जेनिस है उनके हिसाब से
जो भी डिसीजन मेकर बच्चे होते हैं, बच्चों की बात नहीं है, जो भी डिसीजन मेकर रियल लाइफ में होता है, वो क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, ठीक है, फिर लिस्ट बनाते हैं, जो भी उसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, वेइंग ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेज, हर चीज़ जो है उसका क्या करते हैं, वो नफ़ा नुकसान देखते हैं, फ़ायदा भी देखते हैं और नुकसान भी देखते हैं। ये जो बिहेवियर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, सर्विलेंस, विजिलेंट, आउटगोइंग और ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सतर्कता, ठीक है। जब आप रोड पे जाते हैं या आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो अगर आप अपने आप को सतर्क रख रहे हैं, एक्टिव रख रहे हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, कोई भी जो ऑप्शन है उसका नफ़ा नुकसान देख रहे हैं कि ये चीज़ होगी तो क्यों होगी, तर्क वितर्क पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके विजिलेंस नेचर जो है उसको शो करता है, ठीक है। सर्विलेंस मतलब चौकस मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रख के चीज़ें करना, क्लियर। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथन की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। इन विच थिंकिंग a child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of statements, creative, aesthetic, abstract और logical। कोई भी समस्या सुधारक बच्चा है, वो किस विचार के आधार पे कथन की जो सच्चाई है या फिर उसकी जो संभावना है उसका मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज लॉजिकल। जो लॉजिकल थॉट होता है ना, उसके बेसिस पे ही बच्चा क्या करता है, ट्रुथ और जो भी उसकी पॉसिबिलिटी होती हैं उनका मूल्यांकन करेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जहाँ पे चीज़ें मूर्त रूप से नहीं हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं और दिमाग में वो चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। एस्थेटिक मतलब कोई चीज़ बहुत खूबसूरत होती है या फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत एस्थेटिक है, तो उसके लिए मतलब बहुत खूबसूरत कोई चीज़ है। क्रिएटिव मतलब जब आप किसी भी चीज़ को डाइवर्जेंट तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, यानी कि चीज़ों का मूल्यांकन कर रहा है सच्चाई और संभावना के बेसिस पर। एक तो ट्रुथ है और एक पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या है, लॉजिकल थॉट। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा खुद आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करे उसे क्या कहा जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कंज्यूमर टाइप, प्रोड्यूसर टाइप, प्रॉब्लम टाइप टास्क। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कंज्यूमर टाइप टास्क, ठीक है। कंज्यूमर टाइप टास्क क्या होता है, जिस काम को करते वक्त बच्चा खुद में ही क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है, और उस चीज़ को इंजॉय करते करते वो एक्सपीरियंस जो है उनको गेन कर रहा है। ड्रिल और प्रैक्टिस में क्या होता है, बच्चे को बार बार आप प्रैक्टिस करवाते हो। मान लिया आपने बच्चे को 2 का पहाड़ा करवाया, ठीक है, तो वो बच्चा ने गलती की, वापस आप उसको रिमूव करोगे, वापस से बच्चे से करवाओगे, तो वो होती है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। प्रोड्यूसर टाइप टास्क क्या होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को फॉर्म करता है, दैट इज प्रोड्यूसर टाइप टास्क। समस्यात्मक प्रकार का कार्य क्या होता है, जिसमें बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन कंज्यूमर टास्क क्या होता है, जिसमें बच्चा इंजॉय करके एक्सपीरियंस लेता है। नेक्स्ट इज बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच है। सेंसेस क्या होते हैं आपका, आंखें, सुनना, स्पर्श करना। इसमें क्या होता है, अधिगम संवर्धन, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग है उसको एनहेंस करने के लिए बच्चा क्या करता है, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, और कौन कौन से सेंसेस हैं जिनको एक साथ वो यूज़ करता है। काइनेस्थेटिक, गतिबोधक, वेस्टिब्यूलर, परसेप्चुअल और ऑब्जर्वेशनल। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज काइनेस्थेटिक, ठीक है। जो गतिबोधक संवेदनाएं हैं उनका एक साथ प्रयोग किया जाता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होती है, जिसमें जो टीचिंग लर्निंग होती है उसका साइमल्टेनियस यूज़ हम करते हैं, किसमें, देखने में, सुनने में, छूने में, और लर्निंग जो है उसको एनहेंस करने के लिए हम काइनेस्थेटिक जो है उसको भी यूज़ करते हैं। वेस्टिब्यूलर, कान का यूज़ नहीं किया जाता। परसेप्चुअल, आंखों का यूज़ तो ऑलरेडी यहाँ पे है। प्रत्यक्षीकरण मतलब जो भी आप सामने होते हुए देख रहे हो। ऑब्जर्वेशन, जो आपने सामने होते हुए देखा एज इट इज़ उसको अपनी कॉपी में लिखना या फिर अपने वर्ड्स में फ्रेम करके बताना। ओके, सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।